तो हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो जैसा कि आज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिव्यू सेमेस्टर 6 जिनका सेशन 2022-26 है, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर है, जो कि है माइनर पेपर 2C। ठीक है, अगर हम लोग सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड रीजनल टूरिज्म। ठीक है, इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो रहेगा, पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा और इसमें आज हम लोग दो क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा एवं विकास प्रक्रिया का वर्णन करें। और साथ ही इसी में इस प्रकार से आगे रहेगा कि हॉस्पिटैलिटी पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न इसी से रिलेटेड है। और दूसरा प्रश्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है क्या, कि झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए की जा रही पहलों की विवेचना करें। ठीक है, झारखंड को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो जो सरकारें या फिर किसी भी प्रकार से जो कदम उठाए जा रहे हैं तो उसी के बारे में सारा कुछ बेस्ड रहेगा दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले उसी को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही रखे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा एवं विकास प्रक्रिया का वर्णन करें और साथ ही हॉस्पिटैलिटी पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको लिखना क्या, सबसे पहले अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी के बारे में समझे तो हॉस्पिटैलिटी होता क्या है। तो यह क्या होता है, जब मान लीजिए कि आपके घर में अतिथि आए, ठीक है, कोई मेहमान आया है, तो आप उसका आदर सत्कार किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उनका देख रेख करते हैं, उनके सुविधाओं के लिए आप जो कार्य करते हैं, उसी को हॉस्पिटैलिटी बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे हम लोग परिचय में। परिचय किस प्रकार से लिखेंगे इसका, कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी रहा है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर, समाज या क्षेत्र से बाहर किसी अनजान स्थान पर जाता है तो उसे वहां सुरक्षा, सम्मान और सुविधा की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता ने हॉस्पिटैलिटी की भावना को जन्म दिया। हॉस्पिटैलिटी का सीधा अर्थ है अतिथि का आदर सत्कार, स्नेहपूर्वक स्वागत और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कि जब भी मानव या भी कोई व्यक्ति अपने समाज से या अपने घर से, अपने क्षेत्र से किसी दूसरे अनजान क्षेत्र में जाता है, दूसरे अनजान स्थान पे जाता है, तो वहां पे उसको सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो क्या होती है, सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के बारे में। ठीक है, इन सभी चीजों का उनको आवश्यकता होता है अगर कोई नई जगह पे जाता है। आप लोग भी अगर कहीं नया जगह में एग्जाम देने जाते होंगे, बहुत सारे लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो आपको सेंटर बाहर स्टेट में देता होगा या फिर कहीं और देता होगा। तो वैसे वहां पे जब आप जाते होंगे तो वहां पे आपको इन्हीं सारी चीज़ों की टेंशन होती होगी कि किस प्रकार से सुरक्षा हमारी रहेगी। मान लीजिए हमारे पास कुछ सामान है तो उसकी सुरक्षा किस प्रकार से होगी। साथ ही आपको रहने की आवश्यकता और बहुत प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है आपको। इन्हीं सभी आवश्यकताओं ने हॉस्पिटैलिटी को जन्म दिया। ठीक है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है कि अतिथि का आदर सत्कार, स्नेहपूर्वक स्वागत और उनकी सुविधा का ध्यान रखना। ठीक है, उनको जो जो सुविधाएं चाहिए उन सभी का ध्यान रखना, यही होता है हॉस्पिटैलिटी। अब हम लोग आगे लिखेंगे तो यह केवल सामाजिक व्यवहार नहीं बल्कि मानवीय संबंधों की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। भारतीय संस्कृति में तो सदियों से अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ होता है अतिथि ही देवता है। ठीक है, मतलब कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ये सिद्धांत चला आ रहा, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे तो जो हॉस्पिटैलिटी की सर्वोच्च भावना को दर्शाता है, हम लोग इस सिद्धांत से हॉस्पिटैलिटी की सर्वोच्च भावना को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अतिथि को भगवान के रूप में मानते हैं और उनको बहुत अधिक सम्मान देते हैं, उनका देख रेख करते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी का अर्थ यही होता है। ठीक है, हम लोग आगे लिखेंगे हॉस्पिटैलिटी का अर्थ। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द हॉस्पेस से बना है, जिसका अर्थ है अतिथि या अजनबी। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है हॉस्पेस, उससे बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में उसका अर्थ होता है अतिथि या अजनबी व्यक्ति। इस प्रकार हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी अतिथि, आगंतुक या ग्राहक का स्नेहपूर्वक स्वागत करना। ठीक है, तो हॉस्पेस से एक शब्द बना हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पेस का अर्थ होता है अतिथि या कोई अजनबी, तो इसी से एक वर्ड बना है हॉस्पिटैलिटी। तो इसका हॉस्पिटैलिटी शब्द का हिंदी क्या होता है, तो किसी अतिथि, आगंतुक या कोई ग्राहक हो उसका स्नेहपूर्वक स्वागत करना, उसे आरामदायक वातावरण देना और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम लोग समझे तो क्या लिखेंगे, आगे इस प्रकार से आपको लाइन बनाना है कि हिंदी में इसका अर्थ है अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी या स्वागत करना। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। तो हॉस्पिटैलिटी का हिंदी में अर्थ किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, तो अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी या स्वागत करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। चलिए अब आगे हम लोग सरल शब्दों में इसको अगर समझने का प्रयास करें तो जब कोई व्यक्ति अपने घर, होटल, संस्था या देश में आए अतिथि के प्रति सच्चे मन से सम्मान, सहयोग और सेवा भाव दिखाता है तो वही हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। ठीक है,
तो हॉस्पिटैलिटी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति उसके अपने घर पे या होटल में या किसी संस्था में या देश में आए किसी अतिथि से सच्चे प्रेम और सच्चे मन से वो उसके साथ सम्मान, सहयोग और सेवा भाव दिखाता है, तो उसी को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। अब हम लोग हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का परिभाषा किस प्रकार से दिया गया है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हॉस्पिटैलिटी को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है तो ये देखिए, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो एक इंग्लिश डिक्शनरी, तो वहाँ पे इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे हिंदी में भी बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ आए मीनिंग, और आप इसको ट्रांसलेट करके अगर आप वर्ड भूल जाते हैं तो आप आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है तो यहाँ लिखा हुआ है कि हॉस्पिटैलिटी मीन्स द फ्रेंडली एंड जेनरियस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर्स और स्ट्रेंजर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अतिथियों, आगंतुकों या अजनबियों का मित्रवत और उदार भाव से स्वागत एवं सत्कार करना ही हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हॉस्पिटैलिटी को बोला गया है कि किसी भी अतिथि, आगंतुक या फिर कोई अजनबी जिसको हम लोग नहीं पहचानते उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, उदार भाव से उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना, यही हॉस्पिटैलिटी है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। हम लोग आगे देखेंगे तो फिलिप कॉटलर के अनुसार हॉस्पिटैलिटी क्या है। तो फिलिप कॉटलर ने क्या कहा इस बारे में कि हॉस्पिटैलिटी इज द हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एलिमेंट्स दैट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड सेटिस्फैक्शन अमंग गेस्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है तो फिलिप कॉटलर के अनुसार उन्होंने इस प्रकार से डिफाइन किया है, तो ये भी इंग्लिश में लिखेंगे और फिर बाद में आपको हिंदी समझाएंगे, ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि हॉस्पिटैलिटी इज द हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एलिमेंट्स दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड सेटिस्फैक्शन अमंग गेस्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है तो आगे देखिए, इसका मतलब भी हम लिख दिए आपके लिए कि हॉस्पिटैलिटी भौतिक और भावनात्मक तत्वों का ऐसा संयोजन है, मीन्स ऐसा मिलाप है जो अतिथि के मन में अपनापन और संतुष्टि की भावना उत्पन्न करता है, ठीक है। फिलिप कॉटलर के अनुसार हॉस्पिटैलिटी का अर्थ ऐसा है कि भौतिक और भावनात्मक तत्वों का एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसा मिलाप है जो अतिथि के मन में अपनापन और संतुष्टि की भावना को जगाता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, उनको अपनापन जैसा फीलिंग्स दिलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो भारतीय संदर्भ में हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग क्या है तो जब किसी अतिथि के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव दिखाया जाता है तथा उसकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है तो वही सच्ची हॉस्पिटैलिटी होती है, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में जब किसी अतिथि के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव दिखाया जाता है और उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनका अगर ध्यान रखा जाए, उनकी सुविधाओं को पूरा किया जाए, सुख सुविधाओं के बारे में सोचा जाए, उनको पूरा किया जाए, तो वही सच्ची हॉस्पिटैलिटी है भारतीय संदर्भ में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, अच्छे से सारा चीज समझिएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा व्यवहार है जिसमें सेवा, सम्मान, सहयोग, विनम्रता और मानवता जैसे तत्व निहित होते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा व्यवहार है जिसमें सेवा, सम्मान, सहयोग, विनम्रता और मानवता जैसे तत्व मिलकर बने हैं, ठीक है। यह केवल अतिथि को भोजन या आश्रय देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मन में संतोष और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना भी इसका हिस्सा है। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार है कि हॉस्पिटैलिटी का अर्थ केवल अतिथि को खाना दे देना या फिर रहने के लिए जगह दे देना यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि अतिथि जो आपके घर पे आए हैं या आपके होटल में आए हैं उनके मन में संतोष, सुरक्षा, इन सभी भावनाओं को जगाना जिससे वो कंफर्टेबल फील करे, ये सभी हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी की अवधारणा के मुख्य तत्व इस प्रकार है, ठीक है। अब इसके हम लोग निम्नलिखित तत्व देखते हैं कि क्या क्या इसके लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले अतिथि का स्वागत, रिसेप्शन, ठीक है। तो अतिथि के आगमन पर उनका मुस्कुराते हुए स्वागत करना हॉस्पिटैलिटी का पहला चरण होता है। तो हॉस्पिटैलिटी का पहला चरण क्या होता है कि जब भी अतिथि आपके घर पे या आपके होटल में आते हैं तो सबसे पहले आप मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करेंगे। दूसरा है सेवा, अतिथि को आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे भोजन, पानी, विश्राम, मार्गदर्शन आदि प्रदान करना, ठीक है। तो दूसरा चरण इसका क्या होता है, सेवा देना, अतिथि को जिस प्रकार की नीड है उसको फुलफिल करना, ठीक है, जैसे भोजन, पानी, विश्राम, मार्गदर्शन, किसी भी चीज के बारे में अगर उनको नहीं आ रहा है तो आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, ये सभी सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये भी एक हॉस्पिटैलिटी का ही तत्व है। तीसरा देखेंगे तो सम्मान, इसमें तीसरा में हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्ट में कि प्रत्येक अतिथि के साथ आदर और समानता का व्यवहार करना, ये भी इसी का तत्व है, हॉस्पिटैलिटी का ही तत्व है। नेक्स्ट है संतोष, तो लिखेंगे क्या, अतिथि की अपेक्षाओं को पूरा करना ताकि उन्हें घर जैसा अनुभव मिले, ठीक है। तो अतिथि के हर उन अपेक्षाओं को पूरा करना जिससे अतिथि अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाएं और वो घर जैसा फील करे, ठीक है। नेक्स्ट है भावनात्मक जुड़ाव,
तो यह केवल लेन देन का संबंध नहीं बल्कि मानवीय संवेदन पर आधारित होता है। ठीक है, इमोशनल कनेक्शंस भी बिल्ड करना है अतिथि के साथ, हॉस्पिटैलिटी का एक तत्व ये भी है। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार से लिखेंगे कि संक्षेप में हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेवा है जो दिल से दी जाती है, न कि केवल व्यावसायिक दृष्टि से। तो हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेवा है जो दिल से दी जाती है, ठीक है, ना कि एक बिजनेस के दृष्टिकोण से दिया जाए, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए, बल्कि ये दिल से दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी का विकास क्रम, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो इसमें इस प्रकार से लिखेंगे आप आंसर कि हॉस्पिटैलिटी का विकास मानव सभ्यता के साथ साथ हुआ है। आइए इनके ऐतिहासिक विकास को समझें। अब हम लोग इसके ऐतिहासिक विकास को समझते हैं। सबसे पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल में हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या था? तो प्राचीन समय में जब यातायात और यात्रा के साधन सीमित थे, लोग व्यापार, तीर्थ या शिक्षा के लिए यात्रा करते थे। ऐसे समय में समाज के लोग यात्रियों को भोजन, जल और विश्राम का स्थान प्रदान करते थे। भारत में धर्मशालाएं, आश्रम और सराय इसी भावना के प्रतीक थे। यह काल हॉस्पिटैलिटी के सामाजिक और धार्मिक स्वरूप का प्रारंभिक दौर था। ठीक है, तो देखिए ऐतिहासिक काल में जब इतना ज़्यादा यातायात का सुविधा नहीं था, ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा जरिया नहीं था उस समय, तो क्या करते थे कि मान लीजिए कि कहीं दूर ट्रैवल करना है किसी व्यक्ति को, तो वो 2, 3, 4 दिन का टारगेट लेके चलते थे। ठीक है, एक दिन में कुछ दूरी कवर करेंगे, फिर कुछ दूरी कवर करेंगे। तो इस टाइप से उनको बीच में कहीं पे रुकने के लिए जगह चाहिए था, कहीं पे खाने पीने के लिए जगह चाहिए था। तो ये सभी लोग क्या करते थे कि समाज के लोग ही भोजन, जल और विश्राम का स्थान प्रदान करते थे। ठीक है, जहाँ पे उन लोगों का शाम हो गया तो उस समय लोग क्या करते थे कि यात्रियों को इन सभी चीजों को, जैसे भोजन, जल, विश्राम का स्थान, ये सभी प्रदान करते थे। ठीक है, और साथ ही अगर हम लोग देखें तो धर्मशालाएं, आश्रम और सराय इन्हीं सभी भावनाओं का प्रतीक है। जैसे धर्मशालाएं में लोग रुका करते थे, आश्रम में लोग रुका करते थे। ठीक है, यह काल हॉस्पिटैलिटी के सामाजिक और धार्मिक स्वरूप का प्रारंभिक दौर था, प्राचीन काल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मध्यकाल में हॉस्पिटैलिटी का क्या अर्थ था। तो मध्यकाल में लिखेंगे कि मध्यकाल में व्यापार मार्गों के विकसित होने से यात्राओं में वृद्धि हुई। इस समय सराय, कारवां और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ, जहां यात्रियों को रुकने, खाने और आराम करने की सुविधाएं दी जाती थी। यह हॉस्पिटैलिटी का संगठित स्वरूप था। ठीक है, तो जब मध्यकाल का हम लोग बात करें तो मध्यकाल में थोड़ा मार्गों का विकास हुआ और व्यापार के लिए लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे, ज्यादा यात्रा करने लगे। ठीक है, तो इसी समय धर्मशाला, कारवावास, सराय ये सभी यात्रियों के रहने का स्थान हुआ करता था। ठीक है, इन सभी का निर्माण हुआ और यहाँ पे यात्री रात में रुका करते थे, खाना खाते थे और आराम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो औद्योगिक काल, जो 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच को माना जाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापारिक यात्राओं में तेजी आई, लोगों को ठहरने के लिए होटलों की आवश्यकता महसूस हुई। इसी समय होटल उद्योग का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए जब औद्योगिक क्रांति आई और शहरों में उद्योग स्थापित होने लगा, जगह जगह पे उद्योग स्थापित होने लगा, तो व्यापारिक यात्राएं बढ़ गई। ठीक है, व्यापार के लिए लोग बहुत ज्यादा यात्रा करने लगे। तो अब जहां लोग जाते थे व्यापार करने के लिए, उनको वहां पे ठहरने की भी आवश्यकता होती थी। अब हर जगह घर थोड़ी ना मिलेगा, तो वहां पे उनको क्या होता था, ठहरने की जगह की आवश्यकता होती थी। तो इन्हीं सब आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यहीं से होटल उद्योग, जिसको होटल इंडस्ट्री बोलते हैं, इसका जन्म हुआ। ठीक है, यूरोप और अमेरिका में भव्य होटलों की शुरुआत ने हॉस्पिटैलिटी को एक व्यावसायिक रूप दिया। तो साथ ही यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल बनने लगे, खास करके ये अमेरिका और यूरोप के देशों में यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बनने लगे। ठीक है, और यहीं से हॉस्पिटैलिटी को एक व्यावसायिक रूप दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आधुनिक काल, 20वीं से 21वीं शताब्दी के बीच। तो आज हॉस्पिटैलिटी एक विशाल सेवा बन चुकी है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, एयरलाइंस, क्रूज, ट्रैवल एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट, फूड सर्विस आदि शामिल हैं। तो आज अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करें तो ये एक विशाल सेवा सर्विस इंडस्ट्री बन चुका है, एक वास्ट सर्विस इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पे क्या क्या आते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, एयरलाइंस, क्रूज, ट्रैवल एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट, फूड सर्विस, ये सभी शामिल है। ठीक है, साथ ही आगे लिखेंगे कि तकनीक और वैश्वीकरण के कारण अब हॉस्पिटैलिटी पूरे दुनिया में एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो चुकी है। यह न केवल पर्यटन को बढ़ाती है बल्कि आर्थिक विकास में भी बड़ा योगदान देती है। तो आज के समय में क्या हुआ कि आज के वैश्वीकरण के कारण, तकनीकी और वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, और यह केवल पर्यटन को बढ़ावा नहीं देती, टूरिज्म को सिर्फ बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि यह आर्थिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान निभाती है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो पर्यटन क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी की भूमिका। तो पर्यटन क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी की क्या भूमिका होती है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मतलब कि पर्यटन होगा, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की भी आवश्यकता होगी। अगर लोग घूमने जाएंगे किसी जगह पे, मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जाएंगे तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए और बहुत प्रकार की आवश्यकताएं होंगी, इन सभी चीज़ों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है पर्यटन में। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जहाँ पर्यटन यात्रियों को आकर्षित करता है,
वहीं हॉस्पिटैलिटी उन्हें संतुष्ट रखती है। ठीक है, पर्यटन अगर यात्रियों को आकर्षित करता है वहाँ पे आने के लिए, तो हॉस्पिटैलिटी उनको वहाँ की सुविधाएं दे करके, सर्विसेज दे करके उनको संतुष्ट रखती है। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे आपको रहने का सुविधा ना मिले तो वहाँ पे घूमने आप जाना पसंद करेंगे क्या? या अगर जाएंगे भी तो 1 घंटा 2 घंटा, लंबे समय के लिए तो आप नहीं जा सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी भी उतनी आवश्यक है जितना पर्यटन है। ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए। आगे देखेंगे कि यदि हॉस्पिटैलिटी अच्छी ना हो तो पर्यटन उद्योग कभी विकसित नहीं हो सकता। नीचे इनकी मुख्य भूमिकाएं दी गई है। तो वही बात है जो अभी हम आपको समझाएं कि अगर हॉस्पिटैलिटी की सर्विस वहाँ पे बढ़िया नहीं होगी, हॉस्पिटैलिटी बढ़िया नहीं होगी, तो टूरिज्म भी डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यटक के अनुभव को सुखद बनाना। सबसे पहला इसका भूमिका क्या होता है हॉस्पिटैलिटी का टूरिज्म में? तो ऐसा होता है कि पर्यटक के अनुभव को सुखद बनाना। मतलब पर्यटक किसी स्थान पर घूमने के लिए आता है, लेकिन अगर वहाँ उसे स्वागत, सुविधा और सम्मान नहीं मिलता है तो उनका अनुभव नकारात्मक हो जाता है। हॉस्पिटैलिटी पर्यटकों को घर जैसा वातावरण देती है जिससे उनका अनुभव यादगार बन जाता है। तो देखिए, घूमने तो लोग चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर उनको बढ़िया सर्विस नहीं मिले, रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिले, उनका स्वागत अच्छे से नहीं हो, उनको सुविधाएं नहीं मिले, उनको सम्मान नहीं मिले, तो वहाँ के लिए क्या होगा कि उस व्यक्ति के मन में नेगेटिव थॉट्स बन जाएगा कि अरे वहाँ पे गए तो थे लेकिन वहाँ पे क्या रहने का सुविधा नहीं मिला, या फिर कुछ खाने का सुविधा नहीं मिला, अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हॉस्पिटैलिटी ही पूरा करती है। ठीक है, और उनको घर जैसा वातावरण प्रोवाइड करवाती है पर्यटकों को। तो इसलिए पर्यटक के अनुभव को सुखद बनाने के लिए हॉस्पिटैलिटी एक महत्वपूर्ण तत्व बन के कार्य करती है। ठीक है, दूसरा है आर्थिक विकास में योगदान। तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। इससे विदेशी मुद्रा का आगमन होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी आदि के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो देखिए, आर्थिक विकास में भी हॉस्पिटैलिटी कितना महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कि आप कहीं पे सर्विस अच्छा दे रहे हैं, गोवा का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो गोवा में हॉस्पिटैलिटी इतना बढ़िया है कि लोग कहाँ कहाँ से नहीं वहाँ पे घूमने आते हैं। ठीक है, वहाँ के बीच को एंजॉय करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही विदेश से भी लोग आते हैं, जिससे क्या होता है विदेशी मुद्रा हमारे भारत में आता है और ये अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ठीक है, और साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे तो रोजगार सृजन। ठीक है, ये टॉपिक आप रोजगार सृजन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे रोजगार सृजन इसमें लिखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी उद्योग में मैनेजर, शेफ, रिसेप्शनिस्ट, टूर गाइड, ड्राइवर, सर्वर, सफाई कर्मी आदि कई पदों पर रोजगार मिलता है। यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का उद्योग चलता है मान लीजिए, तो वहाँ पे किस किस चीज़ का जरूरत होगा? मैनेजमेंट को देखने के लिए एक मैनेजर चाहिए, खाना बनाने के लिए शेफ चाहिए, आपको सबसे पहले स्वागत करने के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टूर गाइड चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सर्वर चाहिए, फिर आपको साथ में वहाँ की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी चाहिए। इन सभी पदों पर रोजगार मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलता है, इसलिए यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के सबसे बड़े अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी नीड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जॉब मिल जाता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के सबसे बड़े अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो जब विभिन्न देशों के लोग पर्यटन के माध्यम से किसी देश में आते हैं तो हॉस्पिटैलिटी उन्हें स्थानीय संस्कृति, भाषा, भोजन और परंपराओं से परिचित कराती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और सद्भाव बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश में घूमने आया, ठीक है, विदेशी आदमी हमारे देश में घूमने आया, तो क्या करेगा? मान लीजिए कि वो झारखंड में घूमने आया तो वो झारखंड के कल्चर्स को एंजॉय करेगा, यहाँ की संस्कृति को जानेगा, यहाँ के भाषा को समझेगा, वो यहाँ के भोजन को भी वो एंजॉय करेगा और साथ ही यहाँ के परंपराओं को भी वो देखेगा, एंजॉय करेगा। तो इससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी जो संस्कृति, हमारी परंपरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगी। ठीक है, फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और सद्भाव की भावना भी बढ़ेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ती और सद्भाव की भावना भी बढ़ेगी। ठीक है, पांचवा क्या है कि राष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ बनाना। तो इसमें लिखेंगे जो देश अपने पर्यटकों का स्वागत सम्मान पूर्वक करता है उनकी छवि विश्व स्तर पर सकारात्मक बनती है। तो जो देश अपने पर्यटकों का स्वागत बहुत ही सम्मान पूर्वक से करता है, बहुत ही इज्जत से उनको देख रेख करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वैसे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सकारात्मक बनती है। ठीक है, भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा ने हमेशा विदेशी पर्यटकों पर अच्छा प्रभाव डाला। तो हमारी एक परंपरा है अतिथि देवो भव, मतलब कि जो अतिथि हैं, जो मेहमान है, वो हमारे लिए भगवान के रूप में माना जाता है। तो ये क्या है कि इस परंपरा ने विदेशी पर्यटकों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डाला है। ठीक है, छठा हम लोग देखेंगे तो ग्राहक संतुष्ट एवं पुनः आगमन। इसमें लिखना है आपको कि अच्छी हॉस्पिटैलिटी के कारण पर्यटक संतुष्ट रहते हैं
और दोबारा उसी स्थान पर आने या दूसरों को सिफारिश करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह पर्यटन उद्योग की दीर्घकालिक सफलता का आधार है। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे घूमने गए और आपको वहाँ बढ़िया से सुविधाएं नहीं मिली, रहने की या खाने की या होटल्स की सुविधा नहीं मिली, तो क्या आप वहाँ पे वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे, और ना ही किसी और को जाने के लिए सजेस्ट करेंगे। तो अगर एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगी, आप घूमने गए हैं और अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, अच्छी सेवाएं मिली, अच्छे होटल्स मिले आपको, वहाँ पे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया, तो आप तो जाना चाहेंगे ही दोबारा उस स्थान पे, और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को है, साथ ही वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है। इस तरह से आप भी सजेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि पर्यटन के उद्योग को बहुत लंबे समय तक सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7वां, तो स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन। तो हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से स्थानीय व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलती है। जैसे हॉस्पिटैलिटी उद्योग के कारण होटल, टैक्सी, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादन, फूड सप्लाई आदि कई स्थानीय व्यवसायों को लाभ होता है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाएं सक्रिय रहती है। तो देखिए इसमें क्या है 7वां में, हॉस्पिटैलिटी उद्योग के कारण होटल, टैक्सी, हस्तशिल्प, फूड सप्लाई आदि कई स्थानीय व्यवसायों को लाभ होता है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाएं सक्रिय रहती है। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी के कारण क्या होता है कि वहाँ के जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं वहाँ पे टैक्सी की सर्विसेज मिलेगी, तो उनको जॉब मिलता है। साथ ही आप होटल्स में रहेंगे तो वहाँ पे होटल्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, साथ ही हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, फूड सप्लाई, इन सभी व्यवसायों को काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, इससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाएं सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। ठीक है, 8वां हम लोग देखेंगे तो शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देना। तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान की भावना पैदा करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं। तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से शांति एवं सद्भावना को विश्व स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ावा दी जा सकती है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में हॉस्पिटैलिटी की परंपरा और वर्तमान स्थिति। तो इसमें लिखना है कि भारत में हॉस्पिटैलिटी कोई नया विचार नहीं है, यह हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। अतिथि देवो भव केवल एक नारा नहीं बल्कि भारतीय समाज की जीवन शैली है। आज भारत में हॉस्पिटैलिटी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय होटल चेन जैसे ताज, ओबेरॉय, हयात, मैरियट आदि भारत में सक्रिय हैं। ठीक है, ये सभी इंटरनेशनल होटल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय होटल हैं जो काफी अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से इनक्रेडिबल इंडिया और अतिथि देवो भव जैसी योजनाएं शुरू की है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिला है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होम स्टे और इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को हॉस्पिटैलिटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी का बात करें तो ये कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना परंपरा चला आ रहा है। ठीक है, जैसे भारत में हमारी परंपरा अतिथि देवो भव की, तो ये भी वही उसी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग अतिथि को देव मानते हैं, भगवान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो उसी प्रकार से हॉस्पिटैलिटी भी है, और ये हम लोगों को बताता है कि अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनको जो भी सेवाएं चाहिए उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो यही है अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय होटल्स भी हैं जैसे ताज, ओबेरॉय, हयात, मैरियट, तो ये सभी होटल जो है भारत में सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट्स को भी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग बात करें सरकार का, तो सरकार ने भी पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से कुछ स्कीम्स चलाई, कुछ योजनाएं चलाई, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव योजना चलाई है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिला। ठीक है, और साथ ही छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र का भी बात करें तो यहाँ पे भी होम स्टे या फिर इको टूरिज्म के माध्यम से जो लोकल लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी की सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रश्न का। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी केवल सेवा नहीं बल्कि संस्कृति और मानवीयता का प्रतीक है। यह पर्यटक और मेजबान के बीच एक सेतु का कार्य करती है। पर्यटन उद्योग की सफलता का मुख्य आधार अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। अगर किसी देश या स्थान पर आगंतुकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होता है तो वहाँ पर्यटन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पर्यटन की आत्मा है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्यटन की आत्मा है हॉस्पिटैलिटी को कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी टूरिज्म प्लेस पे अच्छी हॉस्पिटैलिटी की सेवा नहीं मिलती है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपको नहीं मिलती है, तो आप वहाँ पे वापस से जाना नहीं चाहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी ही वो चीज़ है जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसलिए पर्यटन की आत्मा हॉस्पिटैलिटी को कहा जाता है। ठीक है, यह न केवल आर्थिक विकास में सहायक है बल्कि यह देश की संस्कृति, परंपरा और सम्मान को भी जीवित रखती है। हॉस्पिटैलिटी ही वह माध्यम है जो किसी स्थान को
पर्यटकों के लिए सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य स्थान बना देती है। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष और ये पहला प्रश्न हमारा पूरा समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग दूसरा प्रश्न कवर कर लेते हैं फटाफट से। तो दूसरा आज का हमारा जो प्रश्न है वो है कि झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए की जा रही पहलों की चर्चा करें या विवेचना करें। ठीक है, तो झारखंड को पर्यटन स्थल बनाने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा झारखंड कितना हरा भरा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो झारखंड को भी टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, विकसित कर सकता है। तो आज हम लोग इसी चीज को जानेंगे कि झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या पहल की जा रही है, इन सभी चीजों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे और परिचय में लिखेंगे कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की हर राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा, कला और प्राकृतिक सौंदर्य है। इन्हीं में से एक झारखंड राज्य भी है जो अपने घने जंगलों, झरनों, पर्वतों, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक महत्व और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 2000 में बिहार से अलग होकर बने इस राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड को अक्सर झरनों की भूमि और प्राकृतिक सौंदर्य का राज्य कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा भारत है वो विविधताओं का देश है और यहाँ पे हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, उनकी अलग भाषा है, उनकी कला है, प्राकृतिक सौंदर्य है, सभी की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। ठीक है, सभी की अलग अलग विशेषता है। तो इन सभी में इन्हीं में से एक राज्य है झारखंड जो अपने घने जंगल, झरने, पर्वत और ऐतिहासिक स्थलों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और साथ ही यहाँ पे जनजातीय संस्कृति के लिए भी ये फेमस है। ये झारखंड राज्य जो है हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के बना था और इस राज्य में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। तो देखिए कहीं पे हमारे झारखंड को झरनों की भूमि या फिर प्राकृतिक सौंदर्य का राज्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ झारखंड के अगर हम लोग देखें तो झारखंड का अर्थ ही झारखंड होता है। ठीक है, झाड़ियों वाला प्रदेश। तो यहाँ पे जंगल है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक देखा जाता है। तो इन सभी चीजों के वजह से एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि राज्य सरकार ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाएं और पहलें शुरू की है। ठीक है, झारखंड सरकार ने क्या क्या योजनाएं शुरू की है वो हम लोग आगे जानेंगे कि जिनका उद्देश्य न केवल पर्यटकों को आकर्षित करना है बल्कि राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं पर्यटन के लिए झारखंड सरकार कौन कौन सी पहल की है इसके बारे में। ठीक है, तो झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं कहाँ कहाँ पहले पर्यटन की संभावनाएं किन क्षेत्र में, इसके बारे में पहले लिखेंगे। तो झारखंड का भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप पर्यटन के लिए अत्यंत अनुकूल है। यहाँ के प्रमुख आकर्षक इस प्रकार हैं। अब देखिए कि क्या क्या यहाँ पे झारखंड में ऐसा है जो लोगों को यहाँ पे आकर्षित करती है। ठीक है, सबसे पहला प्राकृतिक पर्यटन के बारे में अगर हम लोग जाने तो झरनों, पहाड़ियों, झीलों और घने वनों के कारण यह राज्य प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग सम्मान है। जैसे दसम फॉल्स जो रांची में है, हुंड्रू फॉल्स, हिरनी फॉल्स, लोटा फॉल्स, पंचघाघ फॉल्स, नेतरहाट जिसको झारखंड की दार्जिलिंग भी कही जाती है। तो ये सभी प्रमुख प्राकृतिक पर्यटक क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल हैं जहाँ से जो लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है, दूसरा है धार्मिक पर्यटन। तो इसमें आपको लिखना है कि झारखंड धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे बैद्यनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ ही पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में है। जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है ये। ठीक है, और साथ ही रजरप्पा मंदिर रामगढ़ में है। साथ ही यहाँ पे इटखोरी है जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का संगम स्थल है। ठीक है, साथ ही ओंकारेश्वर नाथ मंदिर जो रांची में है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे क्या लिखेंगे, सांस्कृतिक और जनजातीय पर्यटन, ट्राइबल एंड कल्चरल टूरिज्म। इसमें लिखना है आपको कि झारखंड की जनजातियां जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि अपने विशिष्ट नृत्य, गीत, भाषा और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जीवन शैली, लोक कथा और उत्सव राज्य के पर्यटन आकर्षण का प्रमुख हिस्सा है। तो देखिए यहाँ के संस्कृति और जनजातीय भी पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जैसे झारखंड की जनजाति जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि जाति जो है उनकी विशिष्ट नृत्य शैली है, उनका अलग गीत है, भाषा है, उनकी परंपरा है, उनकी जीवन शैली, लोक कथा और उत्सव राज्य के पर्यटन आकर्षक का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ की जनजाति की जो जीवन शैली है, उनकी लोक कथा और उनका जो उत्सव है वो लोगों को आकर्षित करता है, जिससे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। चौथा देखेंगे तो एडवेंचर पर्यटन। ठीक है, जैसे पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, जंगल सफारी, नौका विहार जैसी गतिविधियों के लिए यह राज्य तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे तो आगे लिखेंगे कि पर्यावरणीय और वन्य जीव पर्यटन, इको एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे इन सभी में पर्यटन क्या करते हैं कि घूमने आते हैं। ठीक है, इसलिए आगे लिखेंगे कि यहाँ पर्यटन हाथी, बाघ, हिरन, मोर और अन्य दुर्लभ प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे तो झारखंड सरकार का पर्यटन विकास हेतु की जा रही प्रमुख पहलें। झारखंड सरकार
झारखंड राज्य को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए क्या क्या पहल कर रही है उसके बारे में, ठीक है। तो झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को राज्य के विकास का एक प्रमुख आधार माना है। नीचे उन मुख्य योजनाओं और पहलों का वर्णन है जिसके माध्यम से राज्य को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। सबसे पहला है झारखंड पर्यटन नीति, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई, झारखंड पर्यटन नीति, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 में ये आया था। इसमें क्या है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 में एक नई पर्यटन नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। इस नीति के प्रमुख बिंदु है। इस नीति में क्या क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहला क्या है, पर्यटक अनुकूल अवसंरचना का विकास, ठीक है। अवसंरचना मीन्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पर्यटक के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई अलग देश का व्यक्ति है जो यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है। कोई विदेशी मेहमान है जो झारखंड घूमना चाहता है, तो उसके लिए देवघर हवाई अड्डा बनाया गया है। रांची हवाई अड्डा से के थ्रू वो आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है जिससे पर्यटक आसानी से यहाँ पे आ सके। दूसरा है निजी निवेशक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही तीसरा है आपका धार्मिक, सांस्कृतिक, इको और एडवेंचर पर्यटन को प्रोत्साहित करना, ठीक है। चौथा है महिला और युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से झारखंड सरकार झारखंड पर्यटन नीति में कार्य कर रही है, ठीक है। दूसरा है धार्मिक पर्यटन के विकास की पहल। अब चलिए दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड को पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो पहल की जा रही है उसके बारे में बात करें तो दूसरा क्या है, तो धार्मिक पर्यटन के विकास की पहल, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे इस प्रकार से कि झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। जैसे हम लोग कौन कौन सी योजना है तो उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला देवघर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। देवघर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरा है पारसनाथ में जैन तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें पारसनाथ का, जो कि गिरिडीह से बगल में ही, तो वहाँ पे भी क्या है कि जैन धर्म के लोगों के लिए, जो जैन तीर्थ यात्री है उनके लिए भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और दूसरा है रजरप्पा मंदिर, ठीक है। रजरप्पा मंदिर में लिखेंगे कि पर्यटक रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में पर्यटकों के ठहरने और सुरक्षा की नई व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इटखोरी महोत्सव। तो इटखोरी महोत्सव के माध्यम से बौद्ध, हिंदू, जैन एकता का संदेश दिया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो नीति सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो तीसरा है डिजिटल प्रचार और प्रचार प्रसार की पहल। तो इसमें लिखेंगे कि सरकार ने झारखंड के पर्यटन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करने की दिशा में भी कदम उठाए, ठीक है। झारखंड सरकार ने क्या किया कि यहाँ के पर्यटक स्थल का डिजिटली प्रचार करने के लिए भी बहुत सारी कदम उठाई है। जैसे पहला है झारखंड टूरिज्म वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत। तो देखिए झारखंड सरकार ने क्या किया है कि झारखंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको डिजिटली प्रचार किया, ठीक है। डिजिटली इसका बहुत ज्यादा प्रचार करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें से क्या है कि झारखंड टूरिज्म वेबसाइट और इसी के मोबाइल का एक एप्लीकेशन शुरू किया, ठीक है, झारखंड टूरिज्म मोबाइल ऐप भी। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार अभियान। तो हैशटैग डिस्कवर झारखंड के नाम से हैशटैग चलाया जा रहा है और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यहाँ का प्रचार किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ के पर्यटक स्थलों का प्रचार किया जा रहा है। तीसरा देखेंगे तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री और ऑनलाइन टूर प्रमोशन। तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री मतलब कि छोटे छोटे वीडियोज बना करके या वीडियो के थ्रू भी यहाँ के टूरिज्म प्लेस का प्रमोशन किया जा रहा है। नेक्स्ट चौथा है राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में झारखंड की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा, झारखंड सरकार की चौथी पहल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, तो अवसंरचना विकास, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें लिखना है कि पर्यटन के विकास के लिए सड़कों, बिजली, पानी, होटल, लॉज, परिवहन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आवश्यक है। इस दिशा में झारखंड सरकार ने निम्न कार्य किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है जिसके अंतर्गत बिजली, पानी, होटल, लॉज, परिवहन की सुविधाएं और इंटरनेट, इन सभी बुनियादी जो चीजें हैं उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत हो रहे हैं। तो सबसे पहला पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और मरम्मत, ठीक है। तो पर्यटन स्थल को जो सड़कें जोड़ती है उसका निर्माण किया जा रहा है। अगर निर्माण नहीं है तो निर्माण किया जा रहा है और अगर खराब है तो उसका मरम्मत किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है प्रमुख स्थलों पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना। तो बहुत सारे स्थलों पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तीसरा है आधुनिक होटल, रेस्ट हाउस और होम स्टे सुविधाओं को बढ़ावा। चौथा है रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का आधुनिकरण और पांचवा है देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जिससे विदेशी पर्यटक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो ये सभी कार्य, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है झारखंड में ताकि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। पांचवा हम लोग लिखेंगे तो पांचवी पहल क्या है सरकार के द्वारा, तो निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं उसको लागू किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें लिखना है आपको कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल लागू किया है, ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल लागू किया है। इससे होटल निर्माण, थीम पार्क, रिजॉर्ट और ट्रैवल सेवाओं में निजी कंपनियां निवेश कर रही है। देवघर, रांची और नेतरहाट में कई निजी होटल और रिजॉर्ट इसी मॉडल पर चल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे निवेशक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज को इन्वाइट करने के लिए एक मॉडल चलाया जा रहा है जिसको पीपीपी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी आके निवेश करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो देवघर, रांची, नेतरहाट, इन जगहों में कई सारे ऐसे निजी होटल, प्राइवेट होटल या फिर रिजॉर्ट हैं जो इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। छठा हम लोग देखेंगे तो पर्यटन प्रशिक्षण और रोजगार सृजन की पहल। तो पर्यटन उद्योग में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार ने हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग सेंटर, कुकिंग और गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो झारखंड पर्यटन की चुनौतियां। तो क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या झारखंड पर्यटन की चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि हालांकि सरकार ने कई पहले की है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। वो कौन कौन सी चुनौती है? तो पहला है पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए अभी भी सड़क और परिवहन सुविधाएं सीमित है। तो देखिए बहुत सारी जगहों में क्या है, या तो आपको वहां पहुंचने के लिए परिवहन का साधन नहीं मिलेगा, या वहां पे रोड इतना खराब है कि आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई वाटरफॉल है या कोई ऐसा सुंदर दृश्य है जहाँ पे लोग जाया करते हैं अक्सर, तो उसका अगर रोड अच्छा नहीं है तो आप कैसे पहुंच पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसा स्थान है जहाँ पे अभी भी बढ़िया से रोड नहीं बना हुआ है या फिर वहां जाने का कोई साधन नहीं है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो कुछ क्षेत्रों में स्वच्छता और सुरक्षा की कमी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अभी उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे घूमा तो जा सकता है लेकिन अभी उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे स्वच्छता और सुरक्षा की कमी देखी जाती है, ठीक है। तीसरा है प्रचार प्रसार अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त नहीं है। अभी भी सरकार के द्वारा उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ की टूरिज्म को प्रमोट कर सके। चौथा है होटल और आधुनिक सुविधाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है। तो झारखंड के बारे में अगर बात करें तो हम लोग का यहाँ पे ज्यादातर जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे होटल और आधुनिक सुविधाओं की कमी देखी जाती है। पांचवा है प्रशिक्षित गाइड और हॉस्पिटैलिटी कर्मियों की कमी भी महसूस की जाती है। तो यहाँ पे प्रशिक्षित कर्मी नहीं है, ट्रेन पर्सन्स नहीं है या फिर हॉस्पिटैलिटी कर्मी भी नहीं है, यहाँ पे इन सभी चीजों की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पर्यटन विकास से होने वाले लाभ। पर्यटन विकास, अगर हम लोग झारखंड में पर्यटन बढ़ जाता है तो इससे क्या क्या फायदा होगी, क्या लाभ होगी, इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला आर्थिक विकास, विदेशी और घरेलू पर्यटकों से राजस्व प्राप्त होता है। दूसरा है रोजगार सृजन, जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट आदि क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो सांस्कृतिक संरक्षण, लोक कला, संगीत, नृत्य और जनजातीय परंपराओं का संरक्षण होता है। चौथा है हमारा राष्ट्रीय एकता। तो पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियां आपस में जुड़ती है। और लास्ट है हमारा स्थानीय विकास, गाँव और छोटे कस्बों का बुनियादी ढांचा सुधरता है, ठीक है। तो अगर टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, घूमने आएंगे, पर्यटक जो घूमने आएंगे, तो उसके वजह से गांव और छोटे कस्बों की जो बुनियादी ढांचा होती है उसमें सुधार होता है और उसका काफी हद तक विकास होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस प्रश्न का अंतिम छोर जो कि हमारा निष्कर्ष होता है वो लिखेंगे। तो निष्कर्ष किस प्रकार से लिखेंगे कि झारखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है जहाँ झरनों की मधुर ध्वनि, पर्वतों की हरियाली और जनजातीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें, जैसे झारखंड पर्यटन नीति 2021, देवघर एयरपोर्ट, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, ट्राइबल कल्चर प्रमोशन और डिजिटल प्रचार अभियान इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है, ठीक है। यदि इन पहलों को निरंतर गति और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए तो निकट भविष्य में झारखंड न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि झारखंड में पर्यटन केवल विकास की दिशा नहीं बल्कि संस्कृति, प्रकृति और मानवता का उत्सव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से निष्कर्ष लिखेंगे और इन सभी बातों का आप भी निष्कर्ष में जिक्र करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कुछ पहल भी लिखे हैं, जैसे झारखंड पर्यटन नीति, आपका देवघर एयरपोर्ट, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, ट्राइबल कल्चर प्रमोशन, डिजिटल प्रचार अभियान, ये सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें दो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं और साथ ही इसी प्रकार से एक या दो वीडियो और आएगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर अप करवा दिया जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे सिलेबस को इसी प्रकार से कवर किया जाता है आसान और सरल भाषा में, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आए और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या था, तो दो प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर किए। एक तो हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा ही जाएगा आपसे। और दूसरा था आपका झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए की जा रही पहलों की विवेचना, ठीक है। ये दोनों हमको महत्वपूर्ण लगा इसलिए दोनों करवा दिए। फर्स्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे किसी भी प्रकार से वीडियो मिस ना हो, कोई भी वीडियो, और अच्छे से आप देख सको सारे वीडियो को और तैयारी अच्छे से कर सको, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।